साथियों, आप पढ़ रहे हैं केंद्र सरकार, संघ सरकार, जिसके अंतर्गत संघ की व्यवस्था कार्यपालिका, भारत की संघीय कार्यपालिका, जिसके अंतर्गत हमने राष्ट्रपति, आप लोगों ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा। तो इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद तथा महान्यायपालिका किसके अंग है? कार्यपालिका के ही अंग है। इसमें देखिए, आज हम बच्चों मंत्रिपरिषद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मंत्रिपरिषद के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? याद कीजिए, आप लोगों ने प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा, तो प्रधानमंत्री का जो पद है कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 74 में यह बात कही गई है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता एवं परामर्श के लिए मंत्री परिषद होगी। कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 74 में यह बात की गई है, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो उसी के तहत अर्थात संविधान में मंत्री परिषद के बारे में लिखा गया है साफ साफ अनुच्छेद 74 में। वो किस संदर्भ में? क्योंकि संपूर्ण कार्यपालिका की जो शक्तियां होती है राष्ट्र में निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति स्वयं या तो उन शक्तियों का प्रयोग करे या फिर वो अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों या अन्य जो मंत्री समूह है उनके माध्यम से, मंत्री परिषद के माध्यम से उन शक्तियों का प्रयोग करता है। लेकिन भारत में जो संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र का केवल नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट होता है, और जो आप देखेंगे जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद होती है, तो वही इसकी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, मंत्री परिषद की बात कर रहे हैं आज हम लोग। तो मंत्री परिषद क्या होता है? एक बड़ा समूह है जिसमें सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, अर्थात तो सभी मंत्रियों का समूह है। अब आप कहेंगे, सोचेंगे कि मंत्री, सभी प्रकार के मंत्री कितने प्रकार, अर्थात मंत्रियों की श्रेणियां। तो बच्चों, मंत्रियों की मुख्यतः 3 श्रेणियां होती है। कैबिनेट मंत्री, जिसे मंत्रिमंडल कहते हैं, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा होता है उप मंत्री। अब राज्य मंत्री के अंतर्गत एक तो होता है स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री है लेकिन एक स्वतंत्र प्रभार और एक अन्य जिनके पास स्वतंत्र प्रभार नहीं होता। तो इस प्रकार से जो मंत्रिमंडल है वो शासन व्यवस्था का या भारतीय शासन व्यवस्था का, संसदीय व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है मंत्रिमंडल। कैबिनेट मंत्री जो होते हैं, और वही क्या करते हैं? शासन की सर्वोच्च इकाई होते हैं, और वही जितने भी नीति निर्माण है, नीति कानून बनाना है, लागू करना है, प्रशासन में नियंत्रण रखना है, बजट से संबंधित प्रक्रिया है, इन सब का कार्य कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा संपन्न किया जाता है। अब कैबिनेट मंत्री है, उनमें हम देखें उनके समकक्ष राज्य मंत्री में जो स्वतंत्र प्रभार वाले होंगे वो लगभग कैबिनेट मंत्रियों के समकक्ष ही होते हैं, और उप मंत्री वे होते हैं जो नए नए संसद में चुनकर कोई राजनीति के जाते हैं। उनको इस जो मंत्री परिषद की जो कार्य प्रणाली है उससे अवगत कराने के लिए, उन्हें इस प्रक्रिया में शामिल करने के लिए, उन्हें इस शिक्षण से गुजारने के लिए क्या किया जाता है? उप मंत्री के रूप में दर्जा दिया जाता है। और उप मंत्री क्या करते हैं? कैबिनेट मंत्रियों के नीचे काम करते हैं, उन्हें कोई विभाग का आवंटन कर दिया जाता है। तो अब बच्चों, मंत्रिमंडल है, उनके पास अलग अलग जो मंत्रालय होते हैं, अलग अलग विभाग होते हैं, और मंत्रिमंडल कैबिनेट मंत्री उन्हीं के क्या होते हैं? विभागाध्यक्ष होते हैं, या हम कहें कि वहां पर वो अपने अधीन सभी पदाधिकारियों से संपूर्ण कार्य कराते हैं, उन पर नियंत्रण रखते हैं। अब देखिए बच्चों, अब आप विचार करेंगे कि मंत्री परिषद बड़ा है या मंत्रिमंडल बड़ा है? तो बच्चों आप देखें, यह है पूरा मंत्री परिषद। तो ये देखो छोटा जो गोला है इसमें कैबिनेट मंत्री लिखा हुआ है, और कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत एक KC मैंने लिखा है किचन कैबिनेट, और बाहर है राज्य मंत्री और उप मंत्री, और सबसे बाहर एक गोला वो दर्शा रहा है मंत्री परिषद। अर्थात मंत्री परिषद का आकार जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, जबकि कैबिनेट मंत्री में, कैबिनेट जो मंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल होता है वो एक छोटा समूह होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण विभागों के जो मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं, और उन्हीं के हाथ में सारी शासन की सर्वोच्च जो शक्ति है उन्हीं के हाथों में होती है। लेकिन जो राज्य मंत्री और स्वतंत्र जो प्रभार के मंत्री होते हैं वो भी उन्हीं के समकक्ष होते हैं। अब जो प्रधानमंत्री है, अभी वर्तमान जो स्थिति है उसमें देखें कि वर्तमान NDA सरकार है, एक गठबंधन की, राष्ट्रीय जो जनतांत्रिक गठबंधन उसकी सरकार है। तो ऐसी स्थिति में जो कैबिनेट मंत्री है, तो एक बड़ा समूह हो गया, मान लो 10, 15, 20 मंत्रियों का समूह हो गया, तो प्रधानमंत्री हो सकता है उस बड़े समूह के साथ में मीटिंग करने में, किसी प्रकार की कोई एक बड़ी चर्चा करने में असहज महसूस करता हो या गोपनीयता भंग होती हो। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा? वो 2 या 3 या 4 मंत्रियों के साथ में चर्चा करेगा, परिचर्चा करेगा किसी विशेष राष्ट्रीय हित के मुद्दे पर। तो ऐसी स्थिति में उस कैबिनेट का एक छोटा भाग, जिसे किचन कैबिनेट कहते हैं, जिसमें 3 या 4 प्रधानमंत्री के साथ 3 या 4 मंत्री शामिल होते हैं और विशेष गोपनीयतापूर्ण चर्चाओं में भाग लेते हैं। तो यहां पर देखो किचन कैबिनेट,
सबसे छोटा भाग इसमें 3-4 मंत्री, फिर कैबिनेट मंत्री जिसमें 10 से 12, 15, 20 मंत्री, फिर राज्य मंत्री, उप मंत्री, और इन सबको मिलाकर हम देखें तो क्या कहलाएगा, मंत्री परिषद। तो बच्चों मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित सारे के सारे जो मंत्री है वो मंत्री परिषद में शामिल होते हैं। लेकिन मंत्रिमंडल है वो प्रशासन की सर्वोच्च इकाई होती है, अर्थात राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का जो प्रयोग है वो मंत्रिमंडल के जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वही करते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रशासन या शासन व्यवस्था का जो हृदय है वो कौन होते हैं, मंत्रिमंडल या कैबिनेट के मंत्री ही होते हैं। अब देखिए बच्चों, हम बात करें कि मंत्रियों का दायित्व है। आप देखेंगे मंत्रियों का, सभी मंत्री है वहां पे, प्रधानमंत्री सहित सारे के सारे मंत्री है वो, तो इनका दायित्व क्या है, इनके दो प्रकार के दायित्व होते हैं। एक तो होता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व या दायित्व है, और दूसरा होता है सामूहिक उत्तरदायित्व या दायित्व है। तो जब व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की बात की जाती है तो आपने देखा संविधान का अनुच्छेद 75 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो जब राष्ट्रपति अन्य मंत्री या प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है इसका मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, अर्थात राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं मंत्री। बच्चों समझ रहे आप, राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से कौन उत्तरदायी होते हैं, सभी के सभी मंत्री और प्रधानमंत्री से पूरी मंत्री परिषद। और सामूहिक उत्तरदायित्व की बात की जाए, हमने बात की प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद साथ साथ तैरती है और साथ साथ डूब जाती है, अर्थात लोकसभा में अगर उन्हें विश्वास मत प्राप्त है, लोकसभा में बहुमत है, तब तक तो वह सरकार रहेगी, अन्यथा वह सरकार गिर जाएगी, भंग हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि मंत्रियों का जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है वो राष्ट्रपति के प्रति होता है और सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है। अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद, जिसमें हमने एक बात और की थी कि जो राजनीतिक कार्य प्रणाली है उसके अंतर्गत भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, दल बदल को रोकने के लिए, राजनीतिक अपराधीकरण को रोकने के लिए 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में एक 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। उसके तहत ये निर्णय लिया गया कि किसी भी दल के 1/3 सदस्य अगर उस दल को छोड़कर दूसरे दल में चले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उसे दल बदल नहीं माना जाएगा, उसे विघटन कहा जाएगा और ऐसी स्थिति में उनकी योग्यता समाप्त नहीं होगी। लेकिन 1/3 से कम जाते हैं तो उनकी योग्यता समाप्त हो जाएगी। लेकिन आपने इसके आगे और पढ़ा कि मंत्री परिषद का आकार निश्चित किया गया, याद कीजिए किसके द्वारा, 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मंत्री परिषद का केंद्रीय स्तर पर और राज्यों के स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर हम बात कीजिए संसद में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%, तो हम कह सकते हैं लोकसभा में अधिकतम कितने मंत्री, हमारी संसद में केंद्र सरकार में कितने मंत्री हो सकते हैं बच्चों, 83 मंत्री हो सकते हैं। अर्थात मंत्री परिषद का आकार 91वें संविधान 2003 के द्वारा कितना किया गया, लोकसभा और विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% निर्धारित किया गया। और इसके पीछे भी मूल कारण वही है, राजनीतिक अपराधीकरण, राजनीतिक भ्रष्टाचार, दल बदल को रोकना। इसी कारण से स्थिर गवर्नमेंट के लिए, अर्थात गठबंधन की राजनीति के अंतर्गत प्रधानमंत्री की मजबूरियां न हो और आसानी से सरकार चलती रहे, इसीलिए इन 91वें और 52वें संविधान संशोधन के द्वारा इस प्रकार का कार्य किया गया। अब देखिए बच्चों, हम बात करते हैं केंद्रीय मंत्री परिषद। तो इसमें देखिए सबसे पहले संविधान के, आप पहले पढ़ चुके हैं, संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता में सलाह देने के लिए एक क्या होगी, मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में मंत्री परिषद शब्द का उपयोग कहां किया गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 74 में किया गया है। अर्थात किस लिए किया गया है, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए किया गया है और राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री मिलकर करते हैं। फिर देखिए, अब बच्चों आपके सामने आए सवाल कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है, दोनों में बड़ा कौन है। तो हम बात करें मंत्री परिषद, सभी मंत्रियों की, यहां देखो सभी मंत्रियों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, मंत्री परिषद। तो ये जो पूरा सर्किल है बड़े वाला क्या कहलाएगा, मंत्री परिषद कहलाएगा और सबके सब मंत्री इसमें शामिल होते हैं प्रधानमंत्री सहित। तो हम देखें तो मंत्री परिषद सभी प्रकार के मंत्रियों के समूह को मंत्री परिषद कहते हैं। यह मंत्रिमंडल से क्या होता है, बड़ा होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें सबके सब मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल कैबिनेट मंत्री प्रशासन की सर्वोच्च इकाई है,
इसमें केवल प्रमुख मंत्री, प्रमुख विभागों के मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री शामिल होते हैं। हम बात करें क्या संविधान में कहीं मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है, तो बच्चों भारत के मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है और कहा गया है कि जब भी राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है तो बिना मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के वो ऐसा नहीं कर सकता। तो इसका मतलब बाद में संविधान में इस शब्द को जोड़ा गया। कौन शब्द को बच्चों? मंत्रिमंडल। कब जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया। तो मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द नहीं है, जबकि मूल संविधान में शब्द कौन सा है? मंत्री परिषद। क्या शब्द है बच्चों? मंत्री परिषद। अब देखिए, तो सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो राष्ट्रपति में ही कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है, लेकिन उन व्यवहारिक रूप में कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद ही करती है। अतः मंत्रिपरिषद का गठन की जब बात की जाए तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? आर्टिकल 75 में राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री के द्वारा सौंपी गई सूची के अनुसार ही राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों का चयन करेगा, अर्थात नियुक्ति करेगा। तो नंबर 1, प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। नंबर 2, प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन, सूची राष्ट्रपति को सौंपना व राष्ट्रपति प्रशांत पर्यंत मंत्रियों की नियुक्ति करना। अर्थात हमने यह बात की कि मंत्रियों का दायित्व है तो व्यक्तिगत रूप से उनका दायित्व किसके प्रति होगा? राष्ट्रपति के प्रति होगा, क्योंकि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं। फिर नंबर 3, मंत्रियों में कार्य विभाजन, ये प्रधानमंत्री का ही पूर्ण शक्ति है। किस मंत्री को क्या विभाग देना है, कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा मंत्रालय देना है, यहाँ पर पूर्णतः प्रधानमंत्री का विवेक होता है और प्रधानमंत्री को इस संपूर्ण शक्ति प्राप्त है। मंत्रियों के लिए योग्यता, तो बच्चों इसमें देखो कि किसी भी व्यक्ति के लिए केंद्रीय या जो राज्यों की विधानसभा मंत्री बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो वही योग्यता होनी चाहिए जो एक सांसद की योग्यता होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, किसी भी मंत्री को मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना जरूरी है, और संसद का मतलब है लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से किसी एक का सदस्य हो। लेकिन कई बार बिना लोकसभा या संसद का सदस्य होते भी मंत्री बनाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में 6 महीने के अंदर अंदर उसे संसद की सदस्यता लेनी होती है, और यह मौका केवल एक ही बार 6 महीने में ही दिया जाता है। उसके बाद बार बार ऐसा 6 महीने वो नहीं कर सकता किसी भी सूरत में। तो अतः हम कह सकते हैं कि मंत्रियों की के लिए योग्यता है संसद, लोकसभा व राज्यसभा का सदस्य बनना, नहीं तो 6 माह में उसको सदस्यता प्राप्त करनी होगी। मंत्रियों द्वारा शपथ, अर्थात प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती। किसकी शपथ बच्चों? पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। अतः नंबर 6, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल तो कैसा होगा बच्चों? अनिश्चित होगा। हमने कहा ना कि सामूहिक उत्तरदायित्व तो लोकसभा के प्रति है, जब तक लोकसभा में विश्वास प्राप्त है, लोकसभा में बहुमत है, तब तक तो सरकार है, और वहां पे अगर बहुमत नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया लोकसभा ने, तो सरकार वहीं गिर जाएगी। इसका मतलब मंत्रिपरिषद कार्यकाल अनिश्चित है, लेकिन सामान्य रूप से कार्यकाल कितने साल का होगा? 5 साल का माना जाता है। वेतन व भत्ते, तो मंत्रिपरिषद के वेतन व भत्ते संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अब देखिए बच्चों, बात करें मंत्रिमंडल की शक्तियां। तो मंत्रिमंडल हमने क्या बात की? मंत्रिमंडल शासन प्रशासन की सर्वोच्च इकाई है, राज्य व्यवस्था शासन व्यवस्था का हृदय माना जाता है। इसका मतलब संपूर्ण पावर इसी के पास में है और यही उस पावर का उपयोग करती है। अतः राष्ट्रीय हित में राष्ट्रीय नीति निर्धारण करना, क्या करना? राष्ट्रीय हित में राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना, आंतरिक क्षेत्र में प्रशासनिक व बाह्य क्षेत्र में अथवा विदेशी संबंधों का संचालन करना मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण शक्तियों में से माना जाता है। कानून का निर्माण करना, अर्थात कानून निर्माण पर नियंत्रण रखना, किसी भी विधेयक को मंत्रियों द्वारा, सरकारी व्यक्ति को मंत्री के द्वारा ही संसद में रखा जाता है और वो कानून बनाया जाता है। अतः नंबर 3, राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण मंत्री विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं, अतः पदाधिकारियों पर नियंत्रण रखते हैं। राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण, अर्थात अपने अपने विभागों के मंत्री अपने अपने पदाधिकारियों पर, विभागाध्यक्षों पर क्या करेंगे? उन पर पूर्णतः नियंत्रण रखेंगे और उस अपने अनुसार जो राष्ट्रीय हित में, सार्वजनिक हित में जैसे निर्णय होंगे, उसी के अनुसार कानून का निर्माण किया जाएगा और कानून को लागू किया जाएगा। फिर देखिए वित्तीय कार्य, अर्थात मंत्रिमंडल के द्वारा बजट निर्माण करना, वार्षिक जो बजट है वो संसद में रखवाना, ये कौन करता है?
राष्ट्रपति के आपने पढ़ा कार्य और शक्तियां। राष्ट्रपति का दायित्व है कि वो वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद में रखवाएगा, लेकिन रखेगा कौन, उस शक्ति का प्रयोग कौन करेगा, वित्त मंत्री करेगा। अतः वित्तीय कार्य, बजट का ब्यौरा, वार्षिक वित्तीय विवरण वित्त मंत्री द्वारा संसद में रखवाना। विदेशी संबंधों का संचालन मंत्रिमंडल के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। नियुक्ति संबंधी कार्य, पदाधिकारियों की नियुक्ति, जब भी राष्ट्रपति के द्वारा उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है तो उसमें मंत्रिमंडल की सलाह सिफारिश के आधार पर होती है, राष्ट्रपति अपनी इच्छा से ऐसा नहीं कर सकता। फिर देखिए बच्चों, विपक्ष द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण। अतः संसद में जब जो लोकसभा में पक्ष और विपक्ष है, तो विपक्ष के द्वारा भी मंत्रिमंडल के कार्यों पर और उनके द्वारा बनाए गए कानूनों पर वाद विवाद के माध्यम से नियंत्रण रखा जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों आप मंत्रिपरिषद के बारे में, मंत्रिमंडल के बारे में और विभिन्न प्रकार के जो मंत्री है, जो मंत्री की श्रेणी है, उसके बारे में आपने अध्ययन किया। तो आप थोड़ा सा ध्यान से इनको पढ़ें, समझें और किस प्रकार से भारतीय व्यवस्था में मंत्रिपरिषद के अंदर ही संपूर्ण मंत्री समा जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मुझे कमेंट में ये बताएं आपको टॉपिक कैसा लग रहा है, आपकी पढ़ने में रुचि बढ़ी कि नहीं बढ़ी, आप वास्तव में जो राजनीति विज्ञान है या जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उसके अंतर्गत आपका जो एक मुख्य जो लक्ष्य है आने वाले समय में भारत का अच्छा नागरिक बनना और राजनीतिक जो आपकी संस्कृति है, जो राजनीतिक शिक्षा है, उसको मजबूत करके जब आप वोट देने के वयस्क मताधिकार का प्रयोग करेंगे तो भारत के अच्छे नागरिक के रूप में आप उसका प्रयोग करेंगे। निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद।